हेलो व्यूअर्स। कहानी का नाम है लंदन की प्रेम कथा और उसके राइटर है खुशवंत सिंह। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। हम 15 मिनट में लंदन हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। मेहरबानी करके अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और धूम्रपान मत कीजिए, धन्यवाद। दरवाजे के ऊपर लगी पट्टी पर लाल अक्षर चमकने लगे। सीट बेल्ट बांध लीजिए, धूम्रपान मत कीजिए। कामिनी ने खिड़की से बाहर देखा। वे सफ़ेद रुई की तरह चारों ओर फैले बादलों के बीच उड़ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनटों में वो इंग्लैंड पहुंच जाएगी। वह इंग्लैंड जिसके बारे में उसने लंदन की किताब में पढ़ा था, अपने परिचितों से सुना था और जिसके बहुत से चित्र भी देखे थे, परंतु प्रेम कथा यह कभी नहीं सोचा था कि वह खुद एक दिन वहां जा पहुंचेंगी। उसे लगा कि चमत्कारों का युग कभी खत्म नहीं हुआ है। महीने भर तक अपनी छात्रवृत्ति के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार करके फिर पासपोर्ट, वीज़ा और फॉरेन एक्सचेंज, इनकम टैक्स वगैरह की मुश्किलों से गुजरकर तथा स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त करके अब वो वास्तव में लंदन की भूमि पर पैर रखने जा रही थी। आपकी सीट बेल्ट मैडम, एयर हॉस्टेस ने धीरे से कहा। अरे हाँ, सॉरी, कामिनी बुदबुदाई और बेल्ट कमर से बांध ली। वो सोच रही थी कि यह पता नहीं कैसे बीतेगी। उसने जो कुछ पढ़ा और सुना था उसके अनुसार इंग्लैंड सुंदर देश था, परंतु यहाँ के लोगों के बारे में उसे संदेह था। इनके कारण उसके परिवार ने बहुत कुछ झेला था। सत्याग्रह के ज़माने में उसके पिता तथा भाइयों को जेलों में रहना पड़ा था और वहाँ उन्हें मारा पीटा भी गया था। उसे खुद, जब वह यूनिवर्सिटी के पहले साल में ही थी, 7 दिन के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। वह कभी किसी अंग्रेज़ से नहीं मिली थी, सिवाय उस मजिस्ट्रेट के जिसने उसे सजा दी थी। रॉबर्ट स्मिथ नाम था उसका, परंतु क्या इसे मुलाकात कहा भी जा सकता था? वह एक अद्भुत घटना थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ज़माना था। कॉलेज की कुछ लड़कियों ने मिलकर सड़कों पर जुलूस निकाला था, देशभक्ति के गाने गाए थे और जब कभी कोई अंग्रेज़ दिखाई देता, भारत छोड़ो के नारे लगाते। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा सब लड़कियों ने माफ़ी मांग ली और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन उसे थाने में बंद कर दिया और शाम को रॉबर्ट स्मिथ आईसीएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कामिनी को वह दृश्य अच्छी तरह याद है। बरसातों के दिन थे। कचहरी के कमरे में पसीने, कागज़ और स्याही की मिली-जुली बदबू सी बसी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मजिस्ट्रेट और क्लर्क की 2 मेज़ों पर ऊपर लटके बल्बों से रोशनी के गोले दिखाई दे रहे थे। क्लर्क अपने सामने बिखरी पीले रंग की कागज़ की फाइलों में उलझा हुआ था। मजिस्ट्रेट युवा था और उसके बाल हल्की लाली लिए हुए थे। वह आधी बाहों की सफ़ेद कमीज़ पहने था, जिस पर बीच तक ढीली की हुई टाई लटक रही थी। वो कोई किताब पढ़ने में लीन था और पेश किए जा रहे लोगों की तरफ देखता भी नहीं था। क्लर्क ने कामिनी का नाम बोला, उसके पिता का नाम बताया और उसने क्या अपराध किया है यह भी बताया। फिर क्लर्क ने ही प्रश्न किया, अपराधी है या नहीं? नहीं, मजिस्ट्रेट ने सिर उठाए बिना ही अंग्रेज़ी में कहा। इनसे उम्र पूछिए। कामिनी ने अनुवाद की प्रतीक्षा किए बिना अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया, 17। इनसे कहिए कि इंग्लैंड वापस जाए और अपना काम धाम करे। अब मजिस्ट्रेट ने सिर उठाया और सामने देखा। उसकी भूरी आंखें, जिससे उसने कामिनी के काले बालों से चारों तरफ से ढके चेहरे पर नज़र दौड़ाई, जो उसकी नफ़रत से सुलगती आंखों पर आकर टिक गई। अजब संयोग है, वह बुदबुदाया। कैसा संयोग है? नाम क्या बताया? उसने क्लर्क से फिर पूछा और नज़र सामने ही टिकाए रखी। कामिनी, कामिनी गर्वे। मिस गर्वे, क्या आपको स्कूल में कविता भी पढ़ाते हैं? हाँ। नहीं, कामिनी हकलाकर बोली। लेकिन उसका इस मुकदमे से क्या संबंध है? उसने तेज़ पढ़ते हुए कहा। क्या आपको कचहरी में कहानी पढ़ने की तनख्वाह दी जाती है? कहानी नहीं यंग लेडी, कविता। मैं आपको भी यह किताब जेल में पढ़ने के लिए दूंगा। 7 दिन की सज़ा, 1 क्लास, और अगर आपका व्यवहार सही रहा तो 7 दिन और अदालत की अवमानना के लिए। दूसरे दिन कामिनी को जेल में हिलेर ब्लॉक के काव्य संकलन की जिल्दबंद प्रति प्राप्त हुई, जिस पर लिखा था, जेल में पढ़ने के लिए शुभकामनाओं सहित। जिसने आपको जेल भेजा उसके द्वारा किताब के एक पेज पर पर्ची लगी थी, जहाँ 2 लाइनों के नीचे लाल रेखा खींची थी। उसके बगल में छपा था केजी कविता की पंक्तियाँ। हर फेस वॉज लाइक अ किंग्स कमांड,
व्हेन ऑल द swords आर ड्रॉन। उसका चेहरा सम्राट के आदेश की तरह था जब तलवारें सभी हाथों में खिंची हो। कामिनी ने फैसला कि बाहर आने पर अखबारों को यह घटना बताएगी कि अदालत में स्मिथ का उसके प्रति व्यवहार कैसा रहा। लेकिन 7 दिन बीतने से पहले ही उसका विचार बदलने लगा। जब वह घर वापस आई तो उसे पता लगा कि स्मिथ ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इंग्लैंड वापस लौट गया था। कामिनी को यह ठीक से समझ में नहीं आया था कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। बस यह कि यह किसी रूप में उसके सौंदर्य की प्रशंसा थी और यह पहली दफ़ा था कि किसी ने उसके बारे में कुछ कहा था। इसके बाद जब भी वह शीशे में अपना मुंह देखती, ये शब्द उसे याद आ जाते और उसे स्मिथ का अपनी तरफ घूर कर देखना तक विशेष सिहरन पैदा कर देता। उसे अपना उभरता नारीत्व परेशान करने लगता। इस घटना से अंग्रेज़ों के प्रति उसके मनोभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आया था, सिवाय इसके कि उन्हें जितना संकोची समझा जाता था उतने वे हैं नहीं। हवाई जहाज़ के झटकों से कामिनी का दिवा स्वप्न भंग हुआ। विमान बादलों से नीचे उतर आया था और लाल छत वाले घरों, सड़कों और चौराहों तथा चमकते जुगनुओं की तरह रेंग रही गाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था। कुछ मिनट बाद वह ज़मीन से आ लगा और कस्टम के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। होटल पहुंचकर कामिनी काफ़ी देर तक खिड़की से लगी इंग्लैंड का अपना पहला नज़ारा देखती रही। शरद ऋतु की हल्की गर्म शाम थी और सामने के पार्क में लोग घूम रहे थे। घास उससे ज़्यादा ही और ताज़ी थी जितनी उसने आज तक देखी थी और किनारों पर ग्लैडियोली के फूलों की कतार झिलमिला रही थी। पार्क के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी हाथ में सितार जैसा बाजा लिए एक पुरानी धुन बजा रहा था। वातावरण शांत और मैत्रीपूर्ण था। कामिनी ने खुद निकलकर घूमने का फैसला किया। कामिनी सोचती थी कि लोग उसकी साड़ी के कारण उसे घूर कर देखेंगे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बच्चों को तालाब में नावें तैराते, स्त्रियों को कबूतरों को दाना चुगाते और लड़कों को दर्शकों के इर्द गिर्द घर करते खिलौने विमान दौड़ाते देखा। घर करते खिलौने के विमान दौड़ाते देखा। लड़के लड़कियां इधर उधर आराम से लेटे दुनिया की चिंता से मुक्त गपशप कर रहे थे। कई जगह लोग छोटी छोटी भीड़ों के सामने खड़े भाषण कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। जब वह होटल वापस लौटने लगी तो उसे अचानक एक अकेलेपन ने आ घेरा। उसे एहसास हुआ कि आज उसकी ज़िंदगी का शायद ये पहला दिन था जब किसी ने उससे कोई बात नहीं की थी। उसके अलावा हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था। वह खुद अपने से पूछने लगी कि ऐसे मित्रहीन देश में क्यों आ गई है। आने वाले दिनों में भी उसे अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी एक क्रम में बन गई जिसमें 1.5 पेंस के टिकट पर बस यात्रा करके अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचना, वहां से ठसाठस भरी ट्यूब ट्रेन में लटकन पकड़कर आधा घंटा सफ़र करके लेक्चर सुनना, कैफेटेरिया में लंच लेना, फिर और लेक्चर सुनना और फिर एक बार लटकने थामकर ट्यूब ट्रेन और बस से घर वापस आना, अगर होटल को घर कहा जा सके तो, जहाँ साधारण दुआ सलाम के अलावा कोई और बात नहीं की जाती। ज़रूरी बातें भी धीरे धीरे और फुसफुसाकर की जाती है और जहाँ मरघट का सन्नाटा चारों ओर पसरा होता है, जिसे अखबारों की खड़क ही कभी कभी भंग करती है। भारत छोड़ने के समय से कामिनी के मन में यह उम्मीद थी कि हो सकता है कभी स्मिथ से वह कहीं टकरा जाए। हालांकि वह जानती थी कि यह मूर्खता की बात है, क्योंकि वह अफ्रीका या अमेरिका कहीं भी रह सकता था। अगर वह इंग्लैंड में भी होता तो 80 लाख की आबादी वाले लंदन शहर में, जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ें हर जगह से गुजरती रहती है, उससे मिलने की संभावना बहुत सही नहीं थी। अगर वह मिल भी जाता तो क्या वह उसे पहचान लेता? वह उससे क्या कहती या वही क्या कहता? उसने टेलीफोन की डायरेक्टरी में उसका नाम देखा, लेकिन स्मिथ नाम के लोगों से पन्ने पर पन्ने भरे हुए थे। आर अक्षर लगे स्मिथ भी ढेर सारे थे। अगर वह सही नाम पाकर फ़ोन करती तो क्या बताती कि उसने फ़ोन क्यों किया है? लेकिन यह विचार जैसे उसके मन में जमकर बैठ गया। उसे विश्वास था कि यदि वह इच्छा करेगी तो किसी न किसी तरह कहीं न कहीं वह उससे मिल ही जाएगा। उसने कहीं पढ़ा था कि जो लोग एक ही वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं वे अक्सर मिल जाते हैं। उसने अपने दिमाग में इस भेद की रूपरेखा भी खींच ली थी। वह अपना हैट हाथ में लेकर कहेगा, मिस गर्वे, क्या आप मुझे पहचान रही है? मेरा ख्याल है आप मिस्टर स्मिथ है। अरे हाँ, एक दफ़ा मिले ज़रूर थे, हालांकि वह मुलाकात सही नहीं थी। खैर, कैसे हैं आप मिस्टर स्मिथ? और इस तरह बात आगे बढ़ती।
पॉलिटेक्निक का कोर्स खत्म होने को आया और न कामिनी की इच्छा शक्ति ने और न संयोग ने दोनों को मिलने का अवसर दिया। एक दिन हमेशा की तरह उसने ट्यूब स्टेशन के लिए बस पकड़ी। जब वह दूसरे सिरे पर अंडरग्राउंड से बाहर निकली और दूसरी बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि चारों तरफ बड़ी भीड़ है और यातायात रोक दिया गया है। थोड़ी दूर से उसे बैग पाइपों और बड़े बड़े ड्रमों की सैनिक धुन सुनाई देने लगी। हाथ में लिया अखबार खोलकर देखा तो पता चला किसी अतिथि के साथ महारानी वहाँ से गुजरने वाली है। वह भी लेक्चर छोड़कर भीड़ में शामिल हो गई। बाजे बजाते सैनिक उसके सामने से गुजरने लगे। उनके पीछे गार्डों के दल बहुत धीरे धीरे शाही शान से आगे बढ़ते नजर आए। विभिन्न वेशभूषाओं में चमकते दमकते कोट पहने और हाथों में राइफलें लिए और भाले आसमान में उठाए सैनिकों की कतारों ने जैसे एक नया समा बांध दिया। गार्ड उसी के सामने आकर रुक गए और सड़क के दोनों ओर लाइन लगाकर खड़े हो गए। इनके पीछे महारानी का सोने का रथ सामने आया जिसे 1 दर्जन काले रंग के घोड़े खींच रहे थे। महारानी अपने शाही अतिथि के साथ भीड़ की तरफ हाथ हिलाते आगे बढ़ गई। जुलूस समाप्त होते ही लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कामिनी मंत्रमुग्ध की तरह अपनी जगह पर खड़ी रही। दफ्तर जा रहे लोग उसे धक्का देते आगे बढ़े जा रहे थे। सिर्फ कामिनी के पीछे खड़ी औरत वहाँ से नहीं हिली। वह आंखों पर हाथ लगाए सुबक सुबक कर रो रही थी। कामिनी ने मुड़कर उसकी ओर नज़र डाली तो देखा कि वह अपने हैंडबैग से रुमाल निकालकर आंखें पोंछ रही थी। कामिनी को देखकर वह झिझकी और बोली, जब इस तरह सैनिक और जुलूस निकलते हैं तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, एकदम भावुक हो उठती हूँ। आप ठीक कहती है, मैं भी द्रवित हो उठती हूँ। इस तरह के सैनिक कितने अच्छे लगते हैं। आपका यह कहना आश्चर्यजनक है। मेरा मित्र कहता था कि सुंदर स्त्री तलवार उठाए हजारों सैनिकों की तरह लगती है। दरअसल वह यह बात अक्सर कहता था। वह इंडिया में रहा था और उसे चाहता भी था। कामिनी को लगा जैसे उसके पैर अपनी जगह पर जकड़ गए हैं। वह औरत फिर रुमाल से आंसू पोंछ रही थी। आपके मित्र अब कहाँ है? वो जानती थी कि इस तरह किसी अजनबी से यह सवाल पूछना सही नहीं है, लेकिन वह अपने को रोक नहीं सकी। औरत ने आंसू से भरा चेहरा उठाकर कहा, वह युद्ध में मारा गया। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।